मैं जरा फैसल साहब आपसे शुरू करूंगा, क्योंकि इंटरेस्टिंगली मैं अगर वैसे तो जाहिर है बहुत सारी चीजें जो अभी हमने डिस्कस करनी है, ये जरा आज जो वजीर आजम ने तर्जुमानों से बात की है, उन्होंने कहा इस मसले से ध्यान हटा दें। पहले जरा यहां से शुरू कर लेते हैं कि क्या वजह है, मतलब क्या सब आपके लोग इसी काम पे लग गए थे और जो है वो वजीर आजम समझते हैं कि ये जो है एक अननेसेसरी टॉपिक है, इस पर बात नहीं करनी चाहिए। हालांकि 2 दिन तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग स्टांस लिया आपकी गवर्नमेंट ने कि जी जिन्होंने खबर चलाई, जिन्होंने इंटरव्यू किया, जिन्होंने बात की, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा और इन्हें भी हतक अज़्ज़त का दावा दायर किया जाएगा इनके खिलाफ। बहुत शुक्रिया आदिल साहब। देखिए आदिल साहब, सबसे पहले तो ये कि बात तो प्राइम मिनिस्टर साहब की बिल्कुल ठीक है, लेकिन होता ये है कि जब आप का लीडर ईमानदार हो, नेक नियत हो, तो जो वर्कर्स होते हैं या जो काबीना का हिस्सा होते हैं या गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं, वो एक नॉर्मल रिएक्ट करते हैं, रिएक्शनरी हो जाते हैं और उसके अगेंस्ट फिर आप जाके जो भी बात करते हैं टेलीविजन के ऊपर या अदरवाइज भी। लेकिन बात अगर सेंसिबली, अगर इमोशनली ना सोची जाए और सेंसिबली सोची जाए, तो एक इररेलेवेंट आदमी की इररेलेवेंट बात जिसका कोई सर पैर नहीं है, सपोजिटली आपके घर में आता हूं और आप मुझे चाय पिला देते हैं, तो आप किसी को जाके जावेद अब्बासी साहब को तो नहीं बताएंगे कि ये चाय पी थी, उसमें 2 टी बैग डले हुए थे, 2 चीनी के चम्मच डाले थे। मतलब एक बेगुनाह बात, एक छोटी बात, एक छोटी जहनियत, और उससे उनको मेरे ख्याल से 10-15 मिनट की लाइमलाइट मिल गई, एंड दैट्स अबाउट इट, इट्स ऑल ओवर। सो मेरा ख्याल असल में है इसको कि हाइप थोड़ी इस तरह भी मिली कि थोड़ी हाइप इस तरह भी मिली कि जो डेफेमेशन फाइल करने की बात की गई, फिर जो है वो फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये सारा कुछ किया। फिर वजीर आजम हाउस और वजीर आजम की सेंक्टिटी की बात की गई कि उसकी एक सेंक्टिटी है, मसला ये नहीं है कि सिर्फ हम जो है वो एक बंदे के लिए बात कर रहे हैं। यहां तक चीजें गई हैं, फिर एकदम कहा है कि इससे जो है वो पीछे हट जाएं। क्या रियलाइज हुआ कि ये उनका बयान इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, जरा आगे जाकर ये तक कह देना कि अगर मीडिया पे भी इस किस्म की बात हो तो तहकीक की जाए, ये शायद अननेसेसरी सी डिबेट है? बिल्कुल आदिल साहब, मेरे ख्याल से क्योंकि आपका लीडर वही, जैसे मैंने कहा, ईमानदार हो, तो आप ऑटोमेटिकली इमोशनली रिएक्शनरी हो जाते हैं। सो एक तो एक आदमी जिसकी रेलेवेंस नहीं है कोई, ना वो 3 में ना 13 में, और जो इल्जामात लगाए वो जब भी आप ठंडे दिमाग से फवाद साहब इमोशनल हो गए, आपको समझ में आती है। फवाद चौधरी साहब सभी इमोशनल हो गए, फवाद साहब भी हो गए, फवाद साहब भी इमोशनल हो गए, हम भी इमोशनल हो गए, सारे इमोशनल हो गए। बट नेचुरली लीडर का विजन और लीडर की सोच डिफरेंट होती है, और उन्होंने वही पार्टी इसमें डोमिनेट करती है। ठीक है, मैं अभी आता हूं क्योंकि आपने 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग आपका भी बयानात आ गए, मैं उस पर भी जरा बात करूंगा। जो शबर जैदी साहब के बारे में बात की, जरा चौधरी मंजूर साहब, आपके ख्याल में ये क्या हुआ है? एकदम हाइप क्रिएट की और अब मना कर दिया कि नहीं ना जाए। फैसल वाडा साहब का ये ख्याल है कि हम इमोशनल हो गए थे, बाकी लीडरशिप का विजन डिफरेंट होता है, या वाकई कोई संजीदा नौयत का पहले रिएक्ट करना चाहते थे, फिर रियलाइज हुआ कि नहीं, हमने छोटे इशू को वाकई बहुत बड़ा बना दिया? नहीं, मेरा ख्याल है ये बड़ा अक्लमंदी से उन्होंने इसको रोका है, क्योंकि अगर ये बात होती, इस पे ये रिएक्ट करते, तो फिर सारी चीज़ें बाहर आनी थी ना। ये तो नहीं था कि बाकी लोगों पे आप जो मर्जी कहते रहे। मसलन फिर अगर ये बात आती, और उन्होंने तो कल MQM के साथ मुज़ाकरात में दोबारा कहा है कि मैं अपनी बात पे खड़ा हूँ, अगर किसी ने मुझे अदालत लेकर जाना है तो ले जाए। तो फिर जो इनके इंटरनल इलेक्शंस हुए थे, उस पर जो रिपोर्ट आई थी वो भी डिस्कस होनी थी, जो जस्टिस वजीरुद्दीन की रिपोर्ट थी। फिर दूसरे इलेक्शन पे हामिद खान साहब की रिपोर्ट थी, वो भी आनी थी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ उन इलेक्शन के अंदर। फिर बाकी बातें भी आनी थी कि किस तरह से वो क्या था, नदीम बाबर साहब किस तरह से पेट्रोल में 500 अरब रुपए का जो कुछ एक घोटाला हुआ, उसको करके किधर चले गए, फिर बिजली में क्या हुआ, फिर आटे में क्या हुआ, फिर चीनी में क्या हुआ। तो ईमानदारी का मतलब ये नहीं है आपकी पर्सनल आप सिर्फ कहें। ईमानदारी का मतलब ये है कि आप, अगर आपके नीचे सब कुछ हो रहा है तो फिर आप ईमानदार नहीं हैं। अगर आप आंखें बंद करके बैठे हैं, तो आप अगर उसमें हिस्सेदार नहीं हैं, तो फिर आप उसको बंद करें, और बंद नहीं कर सकते तो फिर आप उसके हिस्सेदार हैं, ठीक है, हैं फिर। ओके, तो ये चीज़ें सारी डिस्कस होनी थी, उन्होंने अक्लमंदी से उसको रोक दिया।
मेरा ख्याल है ये हुकूमत की तरफ से बेहतर स्ट्रेटजी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं कल हम जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में थे, वहां पर भी यही बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे भी मेरी राय ली। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत जो है वो इस बयान को इतनी इंपॉर्टेंस, यानी वजीर आजम की हद तक भी इस हद तक इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते। असल मसला यह है कि मीडिया शायद ओवर प्ले करता है कुछ चीजों को, गुस्सा हुकूमत को ये होगा। और आज अल्टीमेटली वो बात निकल भी आई वाकई के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, ये इतना बड़ा मसला नहीं है, इसको आप लोग डिस्कस ना करें। यही बात मेरा अभी भी यही ख्याल है कि जब मीडिया पे भी रिएक्शन देखा होगा, क्योंकि बयानात सबने दिए हुए माजी में, अब बयानात की तहकीकात करने अगर आप निकलें तो फिर तो, क्योंकि बयान है ना, अभी आप जो कुछ बात टीवी पे कह रहे हैं वो एक बयान है, मैं भी उसकी तहकीक नहीं कर सकता। जब आप कह देंगे उसके बाद उसकी तहकीक की जाएगी कि वो दुरुस्त था या गलत था, या उसका काउंटर आर्गुमेंट तलाश किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है अच्छी ये बात ठीक है कि अगर रियलाइज हो गया कि इसमें ज्यादा घुसना नहीं चाहिए, देयर आर लॉट सीरियस इश्यूज। अब्बासी साहब, शहजाद अकबर साहब कहते हैं कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ साहब का बेताबी से इंतजार हो रहा है। जरा मैं आपको शॉर्ट सुनवाता हूं, फिर बात करते हैं आपसे। मुख्तलिफ है क्योंकि नवाज शरीफ मुलजम नहीं है, मुजरम है। नवाज शरीफ वहाँ इलाज की घर से गए थे, आज तक उन्होंने कोई इलाज नहीं करवाया। दूसरी एक्सटेंशन के लिए जब नवाज शरीफ ने अप्लाई किया तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन राइटिंग उस पर ऑब्जेक्शन फाइल की बिफोर दी होम सेक्रेटरी। होम सेक्रेटरी ने नवाज शरीफ साहब की जो एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दी। नवाज शरीफ ने उस फैसले को इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया हुआ है। अगर इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल ये फैसला करता है कि होम सेक्रेटरी का फैसला दुरुस्त था तो नवाज शरीफ को बरतानिया छोड़ना पड़ेगा। कि सुना है कि ये खुद वापस आना चाह रहे हैं, तो अगर वापस आए तो उनका बहुत बेताबी से कोट लखपत जेल में इंतजार हो रहा है। अब्बासी साहब, असल माजरा क्या है? खुद आना चाहते हैं, ट्राइब्यूनल के फैसले के बाद आएंगे, क्या क्या स्ट्रेटेजी है? सुना है कि लंदन में बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, बड़ा जो प्लान बी बनते हैं लंदन में वो बन रहे हैं, क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आदिल साहब। अगर तो शहजाद अकबर साहब की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो आज तक उन्होंने की हैं, आप एक एक देख लें तो जो बात उन्होंने की है उसकी हमेशा उल्टा ही नतीजा निकला है। ना उन्होंने कभी फिगर ठीक दिए हैं, ना कभी उनकी इंफॉर्मेशन ठीक थी, ना कभी उन्होंने जो बात कही है वो कभी मुकम्मल हुई है। यही शहजाद अकबर साहब थे जो कई प्रोग्रामों में कहा करते थे कि मैं फलां को अरबों रुपए में वापस लेके आऊंगा। कितने बड़े बड़े दावे इन्होंने नहीं किए, लेकिन आज जिनके दावे की एक बात भी किसी तरह भी सच्ची नहीं, और ना ही कोई क्रेडिबिलिटी अब रही है कि अगर ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं तो कोई इसको मामले को सीरियस लेता है। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से तशरीफ लेके गए थे जब इनकी हुकूमत ने, इनकी कैबिनेट ने, यहाँ की अदालत ने उन्हें इजाजत दी थी। वैसे नहीं गए थे, इलाज कराने गए थे। पाकिस्तान में इंशाल्लाह वापस आएंगे। इस जेल से किसको इन्होंने डराया? मुस्लिम लीग नून की सारी लीडरशिप को इन्होंने जेलों में डाला। पूरी इन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की। क्या निकला हमारे खिलाफ? किसी एक केस का आदिल साहब आप बता लें, या वाडा साहब यहीं बैठे हुए उनसे पूछ लेंगे। आप सारे लोग कहा करते थे कि जेल में डालेंगे तो अरबों रुपए हम वसूल करेंगे, इनको जेल करवाएंगे। कोई एक केस बताएं किसी लीडरशिप के खिलाफ आपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। हाँ, आज हम जब पूछते हैं कि मेहरबानी करके ये बताएं कि पाकिस्तान में लोगों को गैस नहीं मिल रही, पाकिस्तान में बिजली की कीमतें बहुत महंगी हैं, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, चीनी और आटे में और दवाइयों में जिन अरबों रुपया जिन्होंने लूटा है वो आज आपके नजदीक बैठे हुए हैं। ये जब हम सवाल उठाते हैं, साथ गाली भी देते हैं हमें, और फिर इस तरह की बातें करते हैं कि फलां जेल में हो जाएगा, फलां को आप तूने तो पूरे पाकिस्तान को जेल डिक्लेयर कर दिया है। पूरे पाकिस्तान के लोगों को आपने जेल में डाला हुआ है। जिस फैसल वाडा साहब, पूरे पाकिस्तान के लोग गुजरे, मेहरबानी करके इस लोगों से जो आपने वादे किए थे उधर तवज्जो दें। ओके, हमारी चले मैं इसका जवाब लेता हूं जरा। फैसल वाडा साहब वो कहते हैं आप अपनी गवर्नेंस पे फोकस करें, आप अपनी जो है दावों पे फोकस करें, जो आपने किए थे उनको ठीक करें। और लंदन में क्या कोई प्लान बन रहा है? कुछ चीजें हो रही हैं ऐसी? मियां साहब के आने की कोई तैयारी पकड़ रहे हैं? आप भी अपने लोगों पे कुछ शक करते दिखाई दे रहे हैं, ये हो क्या रहा है? सारा मामला क्या है? मेरा नहीं ख्याल आदिल साहब कहीं कोई शक की गुंजाइश या कोई शक कर रहा है। शक तब करे जब कोई इमरान खान साहब के स्टैचर का आदमी पूरे पाकिस्तान में किसी भी लीडरशिप की सूरत में मौजूद हो, तो शक का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी की कोई इतनी रेलेवेंस या इंपॉर्टेंस या कद काट या अल्लाह ने किसी को इतना मुकाम नहीं दिया, नंबर एक। नंबर दो ये कि लंदन आप भी घूमने जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, सब जाते हैं, सब मिलते हैं, मिलाते हैं, एक रेलेवेंस पैदा होती है। कोई एक रिपोर्टर कोई खबर दे देता है, उस पर 2-3 मिनट 4 मिनट
डिस्कशन हो जाता है। एक अच्छा माहौल है, इसको एंजॉय करें। एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, लोग सोचते हैं क्या ब्रेकिंग आएगी, लेकिन ये तो ब्रेक हुई हुई पार्टी है, इनके अंदर ही इनको कुछ नहीं पता कि कौन है। नवाज शरीफ दिसंबर में आ रहे थे, मैंने तो लिख के दिया था आपके ही प्रोग्राम में और बहुत सारे जगहों पे भी कि वो नहीं आएंगे। अब उन्होंने मुअत्तल कर दिया है और उसके बाद वो फिर पीडीएम जो है, जिसका हम 2 साल से शिद्दत से बेताबी से इस्तकबाल करने के लिए वेट कर रहे हैं, खासतौर पर सर्दियों के मौसम में। अब तो मैं जावेद अब्बासी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ पैर जोड़ के, खुदा का वास्ता है कोई दर्जन लोग लेके तो आ जाएं और